आज का दिन खास है क्योंकि रतिका आज ही के दिन साल 1978 में दुनिया ने मेडिकल साइंस के चमत्कार को देखा जब वर्ल्ड के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ आईवीएफ के जरिए। और रतिका इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद 3 अक्टूबर को भारत में जन्म हुआ पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का आईवीएफ के जरिए। जी हाँ, आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो उन लोगों को माता पिता बनने का सुख देता है जो कि सामान्य रूप से माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। और आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि आईवीएफ को लेकर किस तरीके की एडवांसमेंट्स आई हैं, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जूही भारती। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स एंड गायनी, एम्स न्यू दिल्ली से। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता बंसीवाल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स एंड गायनी, सफदरजंग हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। तो क्योंकि आज वर्ल्ड आईवीएफ डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो डॉक्टर जूही, पहला सवाल आपसे, आईवीएफ को लेकर भारत की स्थिति अभी कैसी है और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज आईवीएफ डे है और माता पिता बनना एक अद्भुत अनुभव है और बहुत सारे लोग हैं जो इसका अनुभव करना चाहते हैं। बट आजकल जीवन शैली या जो भी बदलाव आया है हमारी जीवन शैली में, इसकी वजह से जैसा आपने दिखाया 6 में से 1 व्यक्ति इससे प्रभावित है। तो भारत में भी वही स्थिति है। इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस तो सेम ही चल रहा है। सो काफ़ी लोग हैं जो आजकल इस ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं और इसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। जी। खास करके मैं कहूँगी कि जीवन शैली में कारणों की वजह से या करियर ओरिएंटेड है या बाकी फैमिली इश्यूज की वजह से लेट से प्रेगनेंसी प्लान करना काफ़ी कॉमन हो गया है। जी। सो डॉक्टर रीता, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस प्रोसेस के लिए एक पेरेंट्स जाते हैं मेल फीमेल, तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो उन्हें करवाने चाहिए ये प्रोसेस शुरू करने से पहले? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन सबसे पहले इससे भी पहले एक सवाल आता है कि जाना कब है। जी, एग्जैक्टली। तो हम कब कहेंगे कि उनको हमारी ज़रूरत है? तो बेसिकली जैसे कहते हैं कि 80% ऑफ द जो कपल्स होते हैं वो शादी के 1 साल के अंदर अगर वो साथ रहते हैं तो वो कंसीव कर जाते हैं और बाकी जो 10% होते हैं वो दूसरे साल में कंसीव कर जाते हैं। लेकिन जो 10% रह जाते हैं तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो साथ में है और वो ऐसी चीज़ कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि जिससे बच्चा ना हो, तो उन्हें ज़रूर हमारे पास आना चाहिए ताकि हम उनको सही से और सही वक्त पे बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल ठीक। अगर आपके भी आईवीएफ से जुड़े कुछ सवाल हैं, कोई दुविधा है, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 011 इज़ आवर कोड एंड नंबर इज़ 23097532। बिल्कुल, और ये नंबर हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। नंबर है 011-230-97532। तो डॉक्टर जूही, जब बात आती है कि जाना कब है, तो सबसे पहले अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम किसको कहेंगे कि वो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं, और क्या ये सिर्फ फीमेल में ही इशू होगा तभी आईवीएफ होगा या मेल में भी इशू है फर्टिलिटी को लेकर तब? बिल्कुल सही। सो जैसे बताया, जाना कब है, तो अगर 35 साल से कम उम्र है महिला की, तो अगर 1 साल तक ट्राई करा, उसके बाद भी गर्भधारण में मुश्किल आ रही है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हेल्थ वाइज, तो बिल्कुल 1 साल के बाद आपको संपर्क करना है किसी भी चिकित्सक से। अगर 35 साल से उम्र ज़्यादा है, क्योंकि उम्र का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अगर 35 साल से ज़्यादा महिला है तो आप 6 महीने तक ट्राई किया, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो मिलना है। तो पहली बात तो 35 साल में 6 महीने और 12 महीने। उसके बाद कारणों की बात करते हैं, तो पुरुष और महिला दोनों में हमें कारण होते हैं। और समझो, जैसे महिला में करीब 30 से 40% केसेस हैं जो सिर्फ महिला के कारण से है, बाकी पुरुष कारण से 30 से 40, और कुछ कंबाइंड होते हैं, और 10 से 15% अनएक्सप्लेन्ड होते हैं जिसमें हम ना कोई महिला या पुरुष में हम कोई टेस्ट के द्वारा किसी कारण का पता लगा सकें। जी। सो डॉक्टर रीता, यही आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी महिला है, ऐसी कौन सी फीमेल है जिसको प्राथमिकता दी जाती है आईवीएफ प्रोसेस शुरू करने से पहले? तो जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बात की थी, टेस्ट हैं या और भी क्या चीज़ें हैं, तो हमें पता कैसे चले कि ये एक सही कैंडिडेट है जिस पे आईवीएफ वर्क कर सकता है?
एक्चुअली आईवीएफ से पहले जैसे भी हमारे पास जैसे कपल आता है हमारे पास, पहले हम उनको पहचानते हैं कि क्या परेशानी है उनको, क्या क्या कारणों से उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वो हम देखते हैं। तो कुछ टेस्ट हैं जैसे कि हम फीमेल में उनके ओवेरियन रिजर्व टेस्ट करते हैं, मेल में भी हमने सीमेन एनालिसिस कराना होता है, फिर हम इन्फेक्शन प्रोफाइल का और बेसिक हार्मोनल टेस्ट जैसे कि TSH, प्रोलैक्टिन, ये सारे टेस्टों को हम देखते हैं और अकॉर्डिंग अगर कुछ माइनर सी प्रॉब्लम्स है हार्मोनल या कुछ है तो उसको हम ठीक करते हैं। और जैसे उन्होंने डॉक्टर जूही ने भी बताया कि बहुत राइटली कि आजकल लोग अपना डिले करते रहते हैं कि अभी करियर ऑप्शंस हैं या बाकी चीज़ों की वजह से, तो 35 के बियॉन्ड अगर वो है तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। 6 महीने के अंदर अगर वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं तो उन्हें हमारे पास आना है। स्टार्ट ये होता है ओवुलेशन इंडक्शन IUI और फिर जाता है ये IVF और ICSI के। तो इसके अपने अपने इंडिकेशन है, जैसे कि जैसे नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि ट्यूब्स बिल्कुल होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए, तभी एक नॉर्मल तरीके से नेचुरल तरीके से बच्चा हो सकता है। तो अगर किसी को टीबी की हिस्ट्री पहले रही है या कोई PID का कोई संक्रमण उन्हें रहा है तो ऐसी महिलाओं में उनको प्रॉब्लम आ सकती है ट्यूब की। तो जिसकी ट्यूब्स ब्लॉक है तो IVF ही एक है, तो ये तो श्योर सेट है कि करना ही है। जी, इस पर और चर्चा रहेगी, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। सौरभ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। IVF टेक्निक से माता पिता बनने की कोई क्या और कितना खर्चीला प्रोसेस होता है ये? जी, एज लिमिट और खर्चा। सो अभी हमारे पास एक ART एक्ट है जो आया है 2022 में, लेटेस्ट है हमारे चेंजेस। सो उसके अनुसार जो महिला की आयु है वो 21 से 50 साल है और वहीं पुरुष की आयु 21 से 55 साल तक है। ये लिमिट है जिसके बीच में आप IVF करा सकते हैं। जहाँ तक खर्च की बात है तो वो एक सरकारी अस्पताल और एक प्राइवेट सेंटर पे, दोनों में सब अलग अलग कॉस्ट होंगे, पर आप मान के चलिए कि 60,000 से हमारा शुरू होता है जो भी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद वो एक या डिपेंडिंग ऑन द प्राइवेट सेंटर की जो कॉस्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। जी, मतलब मेडिसिन भी हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका खर्चा होता है। डॉक्टर, यहाँ पर जब आपके पास कोई आता है ट्रीटमेंट के लिए, आपने अभी पूरा प्रोसेस बताया कि क्या क्या होता है, तो इसमें अगर किसी के एग्स ठीक से फॉर्म हो ही नहीं रहे हैं या फिर कई बार इशू है कि एग्स तो हैं लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या आप पहले प्रिस्क्राइब करते हैं? क्या सीधा IVF ही एक तरीका है या उससे पहले कुछ और भी ट्राई किया जाता है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि हमने जब टेस्ट कर लिया है और रिजर्व अच्छा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओवुलेशन भी हो रहा है, मतलब PCOS नहीं है। जैसे PCOS आपने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा है, महिलाओं में ये दिखने को मिल रहा है। तो अगर वो चीज़ नहीं है, एनोवुलेशन नहीं है, ओवुलेशन भी हो रहा है साथ साथ, तो उसमें हम पहले IUI ओवुलेशन इंडक्शन से, और सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कपल साथ रहा भी है या नहीं रहा है। आजकल क्या होता है कि वाइफ यहाँ काम कर रही है, हस्बैंड कहीं और काम कर रहा है और साल में 2 या 3 बार वो 1-2 हफ्ते के लिए मिलने आते हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये भी देखना जरूरी है, उन्हें समझाना है कि व्हाट इज फर्टाइल पीरियड, व्हेन दे हैव टू बी टुगेदर, ये सारी बातें उन्हें बतानी जरूरी है। बिल्कुल। सो डॉक्टर जी, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, जो पूरी प्रोसेस होता है IVF का, इसमें कितना वक्त लगता है इस पूरे प्रोसेस में, और इस दौरान में एक फीमेल को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट हमारे दर्शकों को ये पता चले कि जब वो जाते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए तो कैसे शुरुआत होती है और कब न्यूज़ मिलती है? बिल्कुल, एक बार आपने निर्णय कर लिया IVF का तो सबसे इम्पॉर्टेंट है तनाव मुक्त होकर अच्छे से आत्मविश्वास के साथ इस ट्रीटमेंट के लिए जाएं। और जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वैसे दोनों के कारणों की वजह से कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, बट सामान्य तौर पे जो होता है तो हम इसे मासिक के दूसरे दिन से इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन शुरू होते हैं, जो लगभग 10 दिन आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि इंजेक्शंस लगते हैं। और उसके बाद फिर अंडे निकालने की प्रक्रिया होती है जो अंडर एनेस्थीसिया होता है। सो ये पूरा मिलाकर 12 से 14 दिन लग जाता है। उसके बाद उसी दिन जिस दिन अंडा निकालते हैं, अंडे एक पिकअप बोलते हैं, उसी दिन पार्टनर, मेल पार्टनर पुरुष का शुक्राणु से उसको जोड़ा जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद वो भ्रूण बनता है, जिसे लगभग 5वें दिन पे हम वापस से गर्भाशय में प्रत्यारोपण, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। और अगर हम फ्रीज करते हैं तो बाद में दोबारा से जो गर्भाशय की लाइनिंग है, जो परत है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो वापस से प्रिपेयर करके फिर ट्रांसफ़र करें, तो वो फिर फ्रीज करके बाद में अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। आपने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की बात की, जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया तो कितने चांसेस हैं कि वो डेवलप हो जाएगा एक फीटस में? देखिए, चांसेस जो है, जैसे कहने वाले तो प्राइवेट वाले बहुत कुछ कहते हैं, हालांकि इनकी 50, 60, 70 कितना भी 80 तक भी जाते हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए अगर सब कुछ ठीक है और एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का है तो एक
एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में 30 to 40% ही चांस होता है। ओके। एंड ये सब है जब सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि नहीं पता होती है। सो 30 to 40%। तो अभी आप बता रहे हैं कि 30 to 40 है, तो यानी कि पहले के समय में जब 1978 में पहला IVF बेबी जब यहाँ पैदा हुआ तो तब चांसेस और कम होते होंगे। बहुत कम हो गए। उन्होंने कितने सालों से ये कोशिश जारी रखी, तब जाके 1978 में वो फर्स्ट बेबी तो पैदा और हो क्या पाया। बदलाव आया है इस ट्रीटमेंट में अभी, और क्या पेनफुल है ये प्रोसीजर, कैसा है? नहीं, पेनफुल तो इतना नहीं है। इंजेक्शंस भी अब हमारे पास काफ़ी डेवलप आ गए हैं जो कि सबक्यूटेनियस लगते हैं, तो उसमें लेस पेन होता है। बट हाँ, ये है डेली इंजेक्शंस लग रहे हैं तो थोड़ा पेनफुल तो उसमें होता है। और जो पिकअप, जैसे डॉक्टर जूही ने भी बताया, जो पिकअप होता है 10 से 11 का जो हम स्टिमुलेशन देते हैं उसके बाद पिकअप होता है, लेकिन वो तो अंडर एनेस्थीसिया है तो मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि कुछ पेन है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो एज सच तो अगर हम इंजेक्शंस को हटा दें तो वैसे तो पेनलेस प्रोसीजर है। सो डॉक्टर जूही, आपने प्रोसेस बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। वहीं एक सवाल यही आता है कि इस प्रोसेस के पूरे दौरान एक फीमेल को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उसे गुड न्यूज़ मिले? सो जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस फ्री होना है, एक अच्छी जीवन शैली का पालन करना है। ऐसे कुछ स्पेशल और कुछ करना नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है या कुछ और करना है। बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जो नॉर्मल फ्रेश फ्रूट, साग सब्जियाँ, एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, कोई भी एक्टिव लाइफस्टाइल, वो सब अपनाना है। स्ट्रेस भी रहता होगा ना की तरह ही है। बिल्कुल। एक फीमेल के दिमाग में स्ट्रेस भी रहता होगा कि होगा मतलब कि नहीं होगा होगा। नहीं होगा। वही। और तो जितने मन शांत करके तनाव मुक्त होकर अपना इलाज कराएं, और उसके बाद जब स्टिमुलेशन के वक्त, हाँ, कुछ महिलाएं हैं जैसे PCOS है जिनमें अंडों का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उन सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, काफ़ी पानी पीना, या जो भी आपको लग रहा है ORS है, नारियल पानी है, तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है अपना। और उस समय थोड़ा भारीपन महसूस होना, उल्टियाँ होना, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है। मतलब वो फैमिली का सपोर्ट होगा तभी तो वो स्ट्रेस फ्री और वो इस प्रोसीजर से अच्छे से गुजर पाएंगी। डॉक्टर रीता, आपसे जानना चाहूँगी, अगर इन केस किसी का वो फर्स्ट IVF जो है वो फेल हो जाता है तो क्या दोबारा IVF प्रोसीजर से उनको आप ट्रीट करेंगे, और फिर कितना ड्यूरेशन गैप रहता है बीच में? एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितने एम्ब्रियोज उनके पास थे जब वो फर्स्ट टाइम हमने बनाए। तो अगर एम्ब्रियोज हमारे पास सरप्लस हैं, ज़्यादा एम्ब्रियोज हैं, तो हम उन्हें फ्रीज़ कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर जूही ने बताया कि हम फ्रीज़ भी कर लेते हैं। तो अगर तो उनके पास फ्रीज एम्ब्रियो पड़े हुए हैं तो हम 1-2 महीने का गैप दे के बीच में, ताकि वो भी थोड़ा सा जो इंजेक्शन की प्रक्रिया से निकले हैं, फिर जो ये है थोड़ा मेंटली भी थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद में फिर हम नए सिरे से। और मैं अपने मरीजों को हमेशा कहती हूँ, देखिए हमारा काम है, यू हैव टू बी पॉजिटिव फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। बिल्कुल तो पॉजिटिव। ये बहुत ज़रूरी है। और फैमिली का जो सपोर्ट है, जो हस्बैंड वाइफ का आपस में सपोर्ट है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी महिला इतने सारे तनाव में है और अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप कोई काउंसलिंग सेशन रखते हैं पहले? बिल्कुल, वी हैव अ काउंसलर, और हम लोग हर कदम पे काउंसलिंग है। जब मरीज हमारे पास एज अ कपल हमारे पास पहली बार आता है तब वहाँ काउंसलिंग होती है पूरी, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके केस में क्या चीज़ प्रभावित रहेगी जिससे कि शॉर्ट सर्ट प्रेगनेंसी हो जाए। तो वो हम वहाँ से लेके जब IVF के लिए हम लोग निश्चित कर लेते हैं कि IVF ही होगी, उस समय भी होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे जो ART एक्ट है उसमें काफ़ी सारे कंसेंट्स हैं, वो सारी कंसेंट्स की प्रक्रिया समझाई जाती है कि अंडा निकालने में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, अंडे बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे, इंजेक्शन कैसे लगेंगे और कितने दिन लगेंगे, ये सारी प्रक्रिया हस्बैंड वाइफ को समझाई जाती है। और भगवान न करे कभी कोई परेशानी आ जाए तो ये जो एम्ब्रियो बने हैं, क्योंकि समय का किसी को पता नहीं होता आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, तो अगर कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाता है तो ये जो एम्ब्रियोज हैं वो किसको मिलेंगे, आपके ना प्रेजेंस में रहे। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही ब्लैक एंड वाइट में हमने आलंकित वो कर लेते हैं, मतलब ऑलरेडी हम लोग लिख के रख लेते हैं, कंसेंट्स वगैरह लेके रख लेते हैं। ओके। सो डॉक्टर जूही, आपसे जानना चाहेंगे, जो IVF का प्रोसीजर होता है, जब एक बारी कोई फीमेल IVF का ट्रीटमेंट लेती है, नहीं होता वो सक्सेसफुल, तो कितने वक्त के बाद दोबारा वो ले सकती है, और कितने IVF जो है मतलब एक स्पैन में हम लोग ले सकते हैं और उसके बाद मतलब फिर ये कारगर नहीं होता? बिल्कुल। सो ये सब ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि फिर क्या कारण है जिसकी वजह से हम IVF के लिए जा रहे हैं। क्या
एग का रिजर्व कम है या पुरुष का कुछ प्रॉब्लम है, शुक्राणु की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हम नंबर ऑफ IVF और कब हमें डोनर के लिए जाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, ना ही कोई इंटरवल है। जब बॉडी वापस से नॉर्मल फील हो रहा है तो उसके बाद हम सेकेंड साइकिल कर सकते हैं। तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए एक से दूसरी साइकिल के अंदर? बिल्कुल 1 महीने से 2 महीने काफ़ी है, उसके बाद जा सकते हैं हम सेकेंड साइकिल के लिए। इनफैक्ट अगर फ्रोजन एम्ब्रियो है तो हम अगली साइकिल में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जितनी जल्दी ट्रांसफ़र करें फ्रोजन एम्ब्रियोज उतना अच्छा है। लेकिन जब उसको फिजिकली मेंटली सब नॉर्मल लगे तो हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। एक कॉलर हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम ये पूछ रहा था मैं कि IVF जो व्यवस्था है उसके अंदर व्यक्ति ये भी जान सकता है कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की? हाँ, आई थिंक ये तो इलीगल है। बिल्कुल इलीगल है जी। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए बच्चा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मरीजों से यही बोलती हूँ कि ये नहीं कि आपकी बेटी है तो इसलिए आप IVF कराना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। और IVF से आप कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि लड़का होगा कि लड़की। ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों में कि IVF से बेटा ही होगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मेरे कितने मरीज हैं जिनकी बेटियां हुई हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। और ये वैसे भी इलीगल है। चाहे बेटा हो बेटी हो दोनों बराबर हैं, और परिवार तो बन ही जाता है जब हमारे परिवार में एक बच्चा आता है। और ये तो माँ बाप पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को किस लायक बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एग डोनेशन की जब बात की तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एग डोनर जब हम ढूंढते हैं तो क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, क्या कुछ आप पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तब जाके वो एग डोनर से एग लिया जाता है, देन उसको प्लांट किया जाता है? सो एग डोनर्स आप ऐसे नहीं, एजेंसीज के थ्रू, आप जो ICMR रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं उसके थ्रू लेते हैं। बिकॉज आप किसी भी एनोनिमस पर्सन का ऐसे एग्स यूज़ करेंगे, उसमें कोई मेडिकल इलनेसेस हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा। माता पिता बनना एक अनुभव है, लेकिन उसमें सक्सेसफुल होने के लिए बच्चे को भी नॉर्मल होना है, हेल्दी होना है। तो जो डोनर्स है वो रजिस्टर्ड एजेंसीज के थ्रू ही लेते हैं, वही है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और उसके थ्रू ही लेना। तो उसमें हेल्दी डोनर्स रजिस्टर्ड होते हैं जो एज ग्रुप में भी लेस देन 35 ईयर्स है, तो उससे क्राइटेरिया है, तो आप उन एजेंसीज के थ्रू ही आप ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर जूही और डॉक्टर रीता दोनों से ही हम लोग ये सवाल करना चाहेंगे कि जो भी हमारे कपल जो हैं वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उन्हें IVF को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। सो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है, और आजकल क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस, तो जो भी इसके लिए जा रहे हैं टाइमली जाएं। एक तो समझें कि हमें कब जाना है, बहुत ज़्यादा डिले ना करें प्रेगनेंसी प्लान करने में, और जब एक बार निर्णय ले लिया तो टाइम से फिर आप किसी चिकित्सक से मिलें जो अनुभवी हैं और IVF स्पेशलिस्ट हैं, और उसके बाद सारे इंजेक्शंस और सब चीज़ों का जब निर्णय लेके बिना किसी तनाव के एक हेल्दी जीवन शैली फैमिली सपोर्ट के साथ, अब सब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आत्मविश्वास से। मैं भी डॉक्टर सहमत हूँ आपसे। डॉक्टर जूही ने जैसे कहा है कि समय से जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही मैं अपने मरीजों को कहती हूँ, अगर बैंक में पैसे नहीं हैं तो आप निकाल नहीं सकते, फिर आपको उधार लेना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि समय से जाइए जब ओवेरियन रिजर्व है, ताकि हम आपकी मदद कर पाए। और इससे बिल्कुल संभव है। IVF पर बातचीत करने के लिए, हमारी दुविधाओं को दूर करने के लिए डॉक्टर जूही आपका और डॉक्टर रीता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।